कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सम्राटपुर नाम के शहर में एंजल नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही दयावान और नेकदिल थी। उसका स्वभाव देखकर सारे शहर के लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन उसके माता पिता और उसकी बहनें राम्या और साशा घर के बाहर गए थे। उस दिन एंजल घर में अकेली थी। वो पानी भरने के लिए बाहर नदी पर गई। रास्ते में उसे एक कुत्ता बहुत प्यासा दिखाई दिया। ये कुत्ता कितना प्यासा है, मैं इसे पानी पिलाती हूँ। एंजल ने उस कुत्ते को पानी पिलाया। पानी पी के कुत्ता खुशी से उछलने लगा। ये देखकर एंजल बहुत खुश हो गई। वो आगे चलने लगी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ा आदमी बहुत थका हारा नजर आया। वो उस बूढ़े आदमी के पास गई। बाबा, आपको क्या हुआ है? आप बड़े उदास दिख रहे हो। अरे बेटा, बहुत प्यास लगी है। गर्मियों के दिन भी है ना, इसीलिए प्यास की वजह से थोड़ी थकान लग रही है। बाबा, ये लो, मेरे घड़े का पानी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। एंजल उस बूढ़े आदमी को अपने घड़े का पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वो बूढ़ा आदमी एंजल पर बहुत खुश होता है। उसे आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। एंजल भी वहां से चली जाती है और नदी से पानी भर के घर जाती है। एंजल के माँ बाप और बहनें बाहर से घर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन एंजल सुबह ही उठकर घर के सारे काम पूरे कर लेती है और फिर एक बार नदी पर पानी भरने के लिए जाती है। एंजल की दोनों बहनें उससे हमेशा ईर्ष्या किया करती थी। राम्या, जरा इसके तेवर तो देखो, कितना अकड़ रही है। हाँ देखो, उसको उसकी खूबसूरती पे ज्यादा नाज है, इसीलिए वो सुबह उठकर सारे काम करके माँ पिताजी के मन में जगह बनाना चाहती है, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो, हम कुछ हमारा काम करते हैं। ऐसे ही एक दिन घर के सारे काम खत्म करके एंजल नदी पर पानी भरने के लिए गई थी। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे थका हुआ बैठा नजर आया। बाबा, आज भी आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या? आपका चेहरा फिर से उतरा हुआ लग रहा है। हाँ बेटी, आज भी बहुत थकान लग रही है। थोड़ा पानी पिला दोगी तो अच्छा होगा बेटी। हाँ बाबा, ये लीजिए पानी। बूढ़ा आदमी पानी पीकर एंजल को धन्यवाद देने के लिए उठता है और तभी एक बड़े प्रकाश के चलते वो बूढ़ा आदमी अपने भगवान के मूल रूप में प्रकट होता है। भगवान देख एंजल बहुत डर जाती है। आप कौन हैं? मैं आपको पहचानती नहीं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बच्ची। तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। तुम्हारा निस्वार्थ भाव देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए ये एक जादुई सुराही। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी हर काम में मदद करेगी। तुम इससे जो चाहे मांग सकती हो, और हाँ, इसकी मदद से तुम गरीबों की सहायता भी कर सकती हो। ऐसा बोलकर भगवान वहां से लुप्त हो गए। एंजल उस घड़े को बहुत देर तक निहारती ही रही। देखते देखते समय कैसे बीत गया इसका उसे अंदाजा भी नहीं लगा। थोड़ी देर बाद पंछियों की आवाज सुनकर वो जाग गई। वो भगवान को ढूंढने लगी। अरे, भगवान जी कहाँ गए? अभी तो यहाँ थे। तभी भगवान ने दी वो जादुई सुराही बोलने लगी। एंजल, भगवान कब के चले गए? तुम मुझे देखने में इतनी तल्लीन थी कि तुम्हें दूसरा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब चलो, घर नहीं जाना है क्या? हाँ हाँ, चलो। एंजल वो जादुई सुराही अपने साथ लेकर घर गई। उसके हाथ में वो सुराही देखकर घर के सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। अरे एंजल, ये क्या है तुम्हारे हाथों में? पिताजी, ये जादुई सुराही है, इसे जो भी मांगोगे वो आपको दे देगी। अरे, ऐसा कभी हुआ है क्या कि सुराही अपनी मांगे पूरी करे? ये लड़की कुछ भी कहती रहती है। अरे नहीं माँ, सच में ये सुराही हमने मांगी हुई सारी दुआएं पूरी करती है। माँ, ये हमें बेवकूफ बना रही है, ये झूठ बोल रही है। आप कुछ मांग के देखो, आपको मिल जाएगा। मुझे नए आभूषण चाहिए और खाने के लिए कुछ नए पकवान चाहिए, और मुझे भी नए कपड़े चाहिए। ऐसा बोलते ही उनके सामने बहुत सारे आभूषण, कपड़े और पकवान आ गए। ये सब देखकर सारे लोग बहुत खुश हो गए। अरे, ये तो सच में जादुई सुराही है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ सच में। अब सारे घर वाले उस सुराही से हर रोज कुछ ना कुछ मांगने लगे और उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती रही। ऐसे ही एक दिन एंजल ने अपने पिता से कहा। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, ये सुराही भगवान ने मुझे गरीब लोगों के सहायता के लिए तथा जो लोग बड़े परेशानी में हैं उनकी सहायता के लिए दी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस सुराही का गरीब लोगों के लिए उपयोग करूँ। अरे बेटी, तुम्हें जो करना है वो करो। ये तुम्हारी इच्छा है। उस जादुई सुराही का तुम जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो।
अगले ही दिन से एंजल ने गांव के सारे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। किसी को खाना दिया तो किसी को कपड़े और पैसे। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटी, मैंने सुना है कि यहाँ कोई लड़की गरीबों की मदद करती है। हाँ बाबा, आपने सही सुना है। बोलिए, क्या काम था आपको? मेरी पत्नी बहुत दिनों से बीमार है। मुझे उसके इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे उस लड़की से मिलवा सकती हो? बाबा, वो लड़की मैं ही हूँ। एंजल उस आदमी को सोने की मुद्राओं से भरा एक बटुआ देती है। वो आदमी बहुत खुश होता है और एंजल को आशीर्वाद देके वहां से चला जाता है। अब एंजल के दरियादिली की चर्चा आसपास के सारे शहरों में फैल गई थी। इसी के चलते आजमगढ़ नाम के राज्य के राजकुमार को ये बात पता चली और वो अपने मंत्री के साथ एंजल को ढूंढने उनके शहर आ पहुंचा। उस शहर की सुख समृद्धि देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। मंत्री जी, यहाँ मैं अगर अपने राजा के पोशाक में गया तो सारे लोग मुझे पहचान लेंगे, और अगर मैं एक साधारण पुरुष की पोशाक में गया तो शायद मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, और इससे मैं उस लड़की को परख भी पाऊंगा कि वो सच में नेक दिल है या नहीं। जैसी आपकी मर्जी राजकुमार, आपकी योजना भी कभी असफल रहती है। जाइए, मैं आपका यहाँ इंतजार करता हूँ। अब राजकुमार ने एक सामान्य आदमी की तरह पोशाक परिधान कर लिया और एंजल को ढूंढने निकल पड़ा। उसने पाया कि एंजल शहर में एक जगह पे गरीबों को फल और खाने का कुछ सामान बांट रही थी और उसके सामने एक कतार थी। राजकुमार जाकर उस कतार में खड़ा हो गया। वो एंजल की खूबसूरती ताकता ही रहा। अब कतार में राजकुमार की बारी आई। लीजिए, ये आपके लिए। मैं ये सारे फल और पकवान नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि जब तक मेरे लिए कोई 3 दिन का उपवास नहीं रखता और उसके बाद मुझे खाना नहीं खिलाता, तब तक मैं खाना नहीं खा सकता। मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। आप मेरे घर में रुक सकते हैं, मैं आपके लिए उपवास रखूंगी। ये सब जादुई सुराही देख रही थी। उसको पता था कि वो एक राजकुमार है। एंजल राजकुमार को उसके घर ले आई। एंजल ने खुद 3 दिन तक उपवास किया। तीसरे दिन के बाद उसने राजकुमार को स्वादिष्ट खाना बना के खिलाया। ये सब देखकर राजकुमार बहुत ही खुश हो गया। अगले ही दिन उसने एंजल के माता पिता से एंजल का हाथ मांगा। नमस्ते, मैं आजमगढ़ राज्य का राजकुमार हूँ। मैं यहाँ रुका था क्योंकि मैं एंजल की परीक्षा लेना चाहता था। मैंने आपकी एंजल का बहुत नाम सुना था और इसलिए उसे परखने यहाँ आया था। एंजल सच में हीरा है, हीरा। मुझे आपकी एंजल बहुत पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आपकी अनुमति है? एंजल के माता पिता ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और एंजल से पूछकर उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। राजकुमार और एंजल की शादी बड़े धूमधाम से होती है। राजकुमार उसे अपने साथ उनके राज्य के राजमहल में ले जाते हैं। अपनी जादुई सुराही की मदद से एंजल उस राज्य में भी खुशियां भर देती है। दुर्गापुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक आदमी, उसकी पत्नी राधा और बेटे ओम के साथ रहता था। श्याम अपने गांव में खेती करता था। उसकी पत्नी उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। उसका बेटा ओम बड़ा बनकर बड़ा अफसर बनना चाहता था, इसलिए वो बहुत सारी मेहनत किया करता था। वो हर रोज खूब पढ़ाई करता था और स्कूल में भी अव्वल आता था। अरे बेटे, कितना वो स्टडी करते रहते हो। चलो अपने खेतों में छुट्टी के दिन काम करने जाते हैं। अरे नहीं पिताजी, मैं मेरा स्टडी ही करूंगा। आप जाना चाहते हो तो जाइए, मैं घर पर ही रुकूंगा। अजी रहने दीजिए ना इसे घर पर ही, मैं आती हूँ आपके साथ। इतना कुछ नहीं है, तुम घर पर ही रहो। अरे वो मेरे साथ आ जाता तो उसे कुछ खेती का काम सिखा देता। श्याम ऐसा कह के खेती करने के लिए निकल जाता है। ओम घर पर ही अपनी पढ़ाई करता रहता है। अगले महीने में ओम की परीक्षा का रिजल्ट आता है और वो पूरे जिले में अव्वल आता है। सारा गांव ओम का गुणगान करने लगता है और ओम को एक विदेशी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आता है। ये बात ओम अपने घर पर बताता है। पिताजी, मुझे फॉरेन की कंपनी में काम मिला है, क्या मैं जा सकता हूँ? अरे बेटा, इतनी दूर तू जाएगा, वहां तो हमारा कोई भी नहीं है। पिताजी, हमेशा कोई साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं मेरा ख्याल रख लूंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर हमने आज तक तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है ना, इसीलिए दिल बैठा जा रहा है। अरे माँ, मैं मेरा ख्याल रख सकता हूँ। बेटा, अगर तुमने मन में तय कर ही लिया है तो ठीक है, तुम जाओ, मगर हर रोज हमें फोन कर देना। हाँ पिताजी, करूंगा ना, वो क्या बताने की बात है। ओम फॉरेन निकल जाता है और वहां जाते ही अपने माँ बाप को फोन करता है। पिताजी, मैं ओम बोल रहा हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ, सब ठीक है। पहुँच गए बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। राधा और श्याम अपने खेत में काम करके अपना वक्त बिताते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। उनके गांव में अब चोरियों के किस्से हर रोज सुनाई देने लगे थे। हर रोज किसी न किसी के घर में चोरी हुआ करती थी। श्याम और राधा भी बहुत डर गए थे।
गांव के लोगों को पता नहीं चल रहा था कि चोरियां कौन कर रहा है। मगर एक दिन गांव की बूढ़ी औरत ने कुछ डाकुओं को गांव में आकर चोरी करते हुए देख लिया। अब सारे गांव वाले बहुत डर गए थे। रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता था। ऐसे ही एक दिन सरपंच और गांव के लोग एक जगह जमा होकर बात कर रहे थे। अरे भाइयों, हमारे गांव में हर रोज चोरियां हो रही है, इसका क्या करें? पुलिस को जाकर कंप्लेंट करे क्या? नहीं सरपंच जी, अगर हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो वो गांव के लोगों के जान के साथ कुछ ना कर दे। इससे अच्छा हम हमारा सारा पैसा और जवाहरात बैंक में रखाते हैं। हाँ, ये सही है। अगले ही दिन ओम का फोन आता है। नमस्ते माँ, मैं अगले महीने घर आ रहा हूँ। सच में बेटा? जल्द आ जा, अब तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ओम अगले महीने ही घर आता है और अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड साशा को लेकर आता है। सारे गांव वाले ओम की तरफ देखते ही रहते हैं। उधर राधा पूजा की थाली लेकर अपने बेटे का स्वागत करने के लिए खड़ी होती है। वो अपने बेटे के साथ किसी और लड़की को देखकर शाम से कहती है, अजी सुनते हो, ये हमारे ओम के साथ जो लड़की है वो कौन है? मुझे क्या पता वो कौन है, देखते हैं। ओम घर पर आता है और उसकी माँ उसकी आरती उतारती है। अरे बेटा, ये तुम्हारे साथ आई हुई लड़की कौन है? माँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड साशा है। ये मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करती है। हम एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। अरे मगर अरे माँ, तुम समझा करो, हमें जीवन साथ में बिताना है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अजी सुनते हो, ये ओम क्या कह रहा है? बाद में बात करते हैं। राधा ओम की आरती उतारती है और वो सब घर में आते हैं। अब राधा उन दोनों से कुछ भी बात नहीं करती और जाकर घर के एक कोने में बैठ जाती है। शाम राधा के पास जाकर बोलता है, अरे राधा, आज का जमाना ही ऐसा है कि उनको माँ बाप की चॉइस पसंद नहीं आती। पूरा जीवन उनको साथ बिताना है। उन्होंने फैसला किया है तो ठीक है, तुम दिल पे मत लो। अरे मेरे घर में ये फिरंग बहू और इसे कुछ भी नहीं आता, अब मैं क्या करूं? ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो, देखा जाएगा क्या करना है। राधा और श्याम अपने कमरे में आराम करने जाते हैं और इधर ओम और साशा भी रूम में आराम करते हैं। राधा सुबह उठकर अपने सारे काम कर लेती है। वो किचन में कुछ खाना पका रही थी। तभी साशा नहाकर उसके पास आती है और उसे कहती है, मम्मी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं बहू, तुम तुम्हारा काम करो, मैं कर लूंगी। तुम नई नई आई हो तो कुछ आराम कर लो, बाद में करना। साशा सोच में डूब जाती है। मुझे लगता है कि माँ मुझसे खुश नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। देखते देखते रात हो जाती है। अब साशा सोने जा रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो चुपके से रूम के बाहर निकली और उसने देखा कि उनके घर में कुछ चोर है। वो चोर उनके घर में गहनों की चोरी कर रहे थे। कौन हो तुम? इतनी रात को हमारे घर पे क्या कर रहे हो? ये सुन के वो सारे चोर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी साशा उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम? हमारे घर में क्या कर रहे हो? साशा को देखकर चोर भागने लगते हैं, लेकिन साशा उन्हें पकड़ लेती है। साशा कराटे और एथलेटिक में माहिर थी, इसीलिए वो चोरों से मुकाबला कर सकती थी। उसने चोरों को पकड़कर मारना शुरू किया। चोरों के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले और घर के सभी लोग जाग गए। सब वहाँ इकट्ठा हो गए और देखा तो साशा चोरों की पिटाई कर रही थी। अब आएगा क्या चोरी करने? करेगा फिर से चोरी? साशा सारे गुंडों की खूब पिटाई करती है और ओम शहर के पुलिस को फोन करता है। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर आती है। इन्हें किसने मारा है? मैंने मारा, ये चोरी कर रहे थे। अच्छा हुआ आपने इन्हें पकड़वा दिया, ये हमें कब से चकमा दे रहे हैं, अब आए हाथ में। अच्छा हुआ सर, आप जल्दी आ गए, थैंक यू। अरे ये तो हमारा कर्तव्य है, मगर ये चोर हमारे हाथ ही नहीं आ रहे थे। बहुत लूट चुके हो तुम लोगों को। साशा जी, आपका खास करके धन्यवाद, आपकी वजह से ही ये चोर मिले हैं। अब पुलिस वाले चोरों को लेकर चले जाते हैं। अरे ये लड़की कौन है जिसने इन्हें पकड़ा दिया? अरे वो मेरी होने वाली बहू है, उसका नाम है साशा। राधा अब बड़े गुणगान गाकर अपने बहू के बारे में सबको बताती है। कुछ दिनों बाद ओम और साशा की भारतीय रिवाज से शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी वापस फॉरेन लौट जाते हैं। उस गांव में फिर कभी चोरियां नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, हर एक के गुणों का सम्मान करना चाहिए। श्रीरंगपुर नाम के गांव में राजेश नाम का भेलपुरी वाला रहता था। वो बहुत अच्छी भेलपुरी बनाता था और उसकी भेलपुरी गांव वालों को बेहद पसंद थी। उसकी भेलपुरी खाने के लिए लोग देर देर तक रुका करते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए थे। राजेश का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। वो दिन भर अपना काम कर लेता था और दोपहर होने के बाद भेलपुरी बेचने के लिए गांव में गली गली घूमता था, जिससे उसकी भेलपुरी जल्दी खत्म हो जाती थी और वो रात को अपने घर चला जाता था। उस गांव में 8 बजे के बाद कोई भी गांव के बाहर नहीं जाया करता था। उस गांव में ऐसी कहावत थी कि रात के समय उस गांव में एक चुड़ैल आती है। वो गांव के बाहर के कब्रिस्तान में रहती है, मगर ये कहावत कुछ लोग मानते थे और कुछ लोग नहीं।
एक दिन राजेश अपने गांव में बहुत देर तक भेलपुरी बेचता है और वो ये नहीं जानता था कि सच में चुड़ैल आती है या नहीं। उस दिन वो अपना भेलपुरी का ठेला लेकर घर जा रहा था। तभी अचानक उसे वो चुड़ैल गांव में घूमती नजर आई। वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने निकला, लेकिन उसके ठेले के पहियों की आवाज आते ही उस चुड़ैल की नजर उस पर पड़ी। मिल गया मुझे मेरा पहला शिकार, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गया रे, आज ये मेरा किससे पाला पड़ गया। ये चुड़ैल तो मुझे आज नहीं छोड़ेगी। अब कहा जाएगा, मेरी आहट से गांव वाले बाहर नहीं निकलते हैं, और तू तो बड़ा ही बहादुर है जो रात के समय बाहर निकलता है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें खा डालूंगी। ऐसा बोल के वो उसे पकड़ लेती है। अरे छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ो मुझे। ऐसा कह के भेलपुरी वाला अपने जान की भीख मांगता है, मगर चुड़ैल भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसको हथियार बनाकर गांव में घूमने लगती है। राजेश अब अपने घर में ही रहने लगता है और दोपहर होने के बाद अपनी जादू से भेलपुरी बनाता है और वो बेचने गांव में जाया करता है। भेलपुरी ले लो भेलपुरी, ताजा ताजा भेलपुरी। ऐसा कह के वो गली गली घूमकर भेलपुरी बेचने लगा। अब जो भी वो भेलपुरी खाता वो खाता ही रहता था, मगर भेलपुरी खाने के कुछ समय बाद ही चक्कर आकर गिर जाता। भेलपुरी वाला अपने जादू से उन लाशों को गायब कर देता था और उन्हें अपने घर पहुंचाया करता था। फिर रात के समय घर जाकर उन लाशों को कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र के पास फेंक देता था। अच्छे बकरे मिले हैं आज, अब मुझे 8 दिन तक टेंशन नहीं। एक आदमी हरिया उसे लाशों को ले जाते समय देख लेता है और वो ये भी देख लेता है कि उन लाशों को वो कब्र में डाल रहा है। हाय रे, ये नासपीटा भेलपुरी वाला, हमारे गांव के आदमियों को इसने अगवा कर लिया है। इन गांव वालों को कैसे छुड़ाया जाए। हरिया चुपके से वहां से निकल जाता है और गांव में आकर गांव वालों को जमा करके ये सारी बातें बताता है। अरे गांव वालों, ये भेलपुरी वाला अपने गांव के लोगों को जादुई भेलपुरी खिलाकर बेहोश करता है और रात में उन्हें कब्रिस्तान में लेकर जाता है। अरे हरिया, हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल के लिए उसके पास से भेलपुरी मत खाइए, बाकी का कल सोचेंगे। अब गांव में ये खबर फैल जाती है। सारे लोग भेलपुरी वाले से डरने लगते हैं और उसके हाथ की भेलपुरी खाना बंद कर देते हैं। भेलपुरी वाला गांव में जब भी आता, लोग उसे नजरों से घूरने लगते। उसे कुछ शक होने लगा, आज ये लोग मुझसे कुछ खरीद क्यों नहीं रहे। जाने दो, फिलहाल तो मेरे पास खाने के लिए काफी खाना है, बाद में देखूंगा। अब सारे गांव वाले उससे डरकर सामने भी नहीं आते थे। इस समस्या का कुछ हल निकाला जाए ऐसा सभी को लग रहा था, इसलिए सारे गांव वाले सरपंच जी के यहाँ जमा होते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव में भेलपुरी वाला है जो कि भूतिया बन गया है। हमें उस भेलपुरी वाले से गांव वालों को बचाना चाहिए। ये खबर पक्की है कि ऐसे ही कुछ बक रहे हो? नहीं सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आजमा के देख लीजिए। अरे नहीं, मैं तो अपने गांव वालों के भलाई के लिए बोल रहा था। मेरे हिसाब से अपने गांव में एक आईना लगाते हैं, आईना तो सच ही बताता है। सारे गांव वाले एक बड़ा आईना एक पेड़ के सामने लगा देते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। अगले दिन वो भूतिया भेलपुरी वाला गांव में आता है। आओ आओ, भेलपुरी खाओ, अच्छी टेस्टी भेल खाओ। अरे भाई ये लो भेलपुरी, बहुत ही स्वादिष्ट है। नहीं भाई, आज मेरा उपवास है, आज मैं भेलपुरी नहीं खाऊंगा। अरे मूर्ख गांव वालों, क्या उपवास कर रहे हो? ये सब फालतू की चीजें होती है। राम अब वहां से चला जाता है और उस आईने के सामने आता है। आईने के सामने आते ही उसकी शक्ल एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। गांव वाले ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे हरिया भाई, क्या यह सच में चुड़ैल है जिसने भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया है? अरे ये भेलपुरी वाला तो सच में भूत बन गया है। इससे हमारे गांव वालों को खतरा है, हमें बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। अब हम क्या करें जिससे सारे गांव वाले सही सलामत वापस आ सके? सरपंच जी, आप उस भेलपुरी वाले के बारे में गांव के पंडित जी को बताइए, क्या पता उनके पास कोई इलाज हो। हाँ हरिया, तुम सही कह रहे हो। आज ही मैं पंडित जी से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं। तुम तुम्हारे घर में सुरक्षित रहो, मैं उनसे बात करता हूँ। अब सारे गांव वाले अपने घर में ही रहते हैं। इधर सरपंच जी गांव के पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी उनके घर आते हैं। आइए पंडित जी, जरा आपसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करनी है। बोलिए सरपंच जी, क्या समस्या है? किस विषय में आपको चर्चा करनी है? पंडित जी, गांव में एक चुड़ैल आई है जिसने एक भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया है और उसने गांव के लोगों को अगवा किया है। अब उन्हें कैसे छुड़ाया जाए, इसका कुछ उपाय बताइए। ठीक है, ऐसा बोल के पंडित जी आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान लगाते हैं। कुछ देर बाद आंखें खोल के वो बोलते हैं, आपके गांव में
एक चुड़ैल ने भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया है और अब वो गांव के लोगों को अगवा करके कब्रिस्तान में ले जा रही है और वहां अपनी कब्र में डाल रही है। पंडित जी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें जिससे सारे गांव वाले इस चुड़ैल की बला से बच सके। सरपंच जी, आप सब लोगों को एक जगह जमा होकर उसे अपनी बातों में उलझा रखना है, तभी मैं वहां आकर मंत्र जाप करूंगा और उस पर जल छिड़कूंगा, जिससे वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। ठीक है पंडित जी, आप कल आइए, मैं सब गांव वालों को लेकर नीम के पेड़ के पास मिलता हूँ। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। सरपंच जी सारे गांव वालों को अगले दिन गांव के बीचों बीच नीम के पेड़ के पास जमा होने बोलते हैं। सारे गांव वाले अगले दिन गांव के बीचों बीच जमा हो जाते हैं। आ गए सारे गांव वाले। अब वो भेलपुरी वाला उसके घर से निकलकर यहाँ आएगा और हम सबको एक साथ देखकर हमें मारने के लिए आएगा। सब लोग तैयार हो जाओ। आ गए सब गांव वाले, कोई रह नहीं गया है ना। अब कुछ देर में भेलपुरी वाला अपने टाइम में गांव में भेलपुरी बेचने आता है, लेकिन गांव के गलियों में कोई ना देखकर वो सोचता है, अरे आज इन गांव के लोगों को क्या हुआ है, सारे के सारे कहाँ चले गए। भेलपुरी वाला बहुत देर तक घूमता है मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे शक हो जाता है, तभी उसे सारे लोग एक जगह पर जमा दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज सबको मरना है, सब एक जगह पे जमा हुए हैं, मुझे तो आज बहुत सारे शिकार मिलेंगे। ऐसा कह के भेलपुरी वाला अपने भेलपुरी की गाड़ी लेकर आगे चला जाता है। अरे भेलपुरी ले लो गांव वालों, बहुत ही स्वादिष्ट भेलपुरी है। सारे गांव वाले उसकी तरफ देखते हैं और उसे देखकर अनदेखा करते हैं और अपनी अपनी बातों में उलझे रहते हैं। अरे भेलपुरी ले लो गांव वालों, बहुत ही स्वादिष्ट भेलपुरी है। अरे हमें तुम्हारी भेलपुरी नहीं चाहिए। हरिया उसे अपनी बातों में उलझा के रखता है। तभी वो भेलपुरी वाला उस आईने के सामने जाता है। पंडित जी तुरंत उसी समय उसके शरीर पर मंत्र जाप करके जल छिड़कते हैं और वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरे साथ धोखा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको। ऐसा कह के उस चुड़ैल का बदन आग से जलने लगता है और वो मुक्त हो जाती है। भेलपुरी वाला जमीन पर गिर जाता है और गांव के लोग उस कब्र से मुक्त होकर गांव में वापस आते हैं। ये सब देख के गांव वाले बहुत खुश होते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपकी मदद से सारे गांव वालों की जान बच गई है। अरे वो चुड़ैल अब मुक्त हो गई है, अब वो यहाँ वापस कभी नहीं आएगी। आप निश्चिंत होकर गांव में रह सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपकी बड़ी मदद मिली, आपका शुक्रिया।